हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, विद्यारंभ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं जीतू यादव। आपको जैसा कि देख ही पा रहे हैं बोर्ड पर, क्लास 10 कक्षा 10 हिंदी प्रकरण गद्य साहित्य का इतिहास। हमने जैसा सिलेबस आपको बताया था कि हिंदी में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, हम वो चीज़ें बता चुके हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है, पहला प्रकरण जो है गद्य साहित्य का इतिहास है, जो आपको दिख रहा होगा गद्य थंबनेल में, गद्य साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। परिचय क्या है इसका? परिचय में मतलब क्या होता है, हमने क्या, कैसे हमारा गद्य साहित्य इतिहास कैसे शुरू होता है, कैसे शुरुआत नहीं होती है, तो इसकी जानकारी थोड़ा सा देखो लिख के बता रहे हैं आपको। जैसे प्रकृति द्वारा, प्रकृति मतलब जो नेचर होता है, प्रकृति जो होती है, प्रकृति द्वारा मनुष्यों को अद्भुत क्षमता प्रदान की गई है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य के अंदर बहुत अद्भुत क्षमता होती है, हम में भी, आप में भी, सब में क्षमताएं अलग अलग होती हैं। और वही वह भाषा के माध्यम से, वो क्षमता जो होती है ना, उस क्षमता के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वो क्या करता है? भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व भावों को व अनुभूतियों को, विचारों को, भावों को, अनुभूतियों को दो रूप से व्यक्त करता है। दो रूप से व्यक्त करता है अर्थात बताता है। दो रूप से बताने का माध्यम क्या है? हमारा पहला क्या है? गद्य विधा हो गई और एक पद्य विधा हो गई। अगर कोई चीज हम बताते हैं, जैसे क्या बताते हैं, जैसे हमें कोई कहानी, आप मान लो गद्य आया, पद्य आया, आप भी सुने होंगे, जब आपके अंदर कोई भावपूर्ण घटना होती है तो पद्य आता है। लेकिन अगर कोई चीज आपने विचार किया, विचार विमर्श किया, या किसी के बारे में आपने सोचा और सोचने के बाद उस पर आपने तर्क करने के बाद लिखा, तो वो क्या होगा? विचार रूप होगा। अर्थात उसको विचार रूप से प्रकट करें। विचारों को प्रकट करने का माध्यम या अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम जो मनुष्य करता है, उपयोग करता है, वो गद्य या पद्य विधा से करता है। गद्य या पद्य विधा से करता है। अब गद्य विधा कैसी रचना होती है, पद्य विधा कैसी रचना होती है, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए, गद्य विधा क्या होती है, थोड़ा सा समझिएगा। ऐसी रचना, ऐसी रचना जो छंद, ये देखिए पॉइंट, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी, इसको समझिए पहले पॉइंट क्या होता है। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन से मुक्त हो। क्या हो? अब ये बोलिए सर, ये है क्या? नया शब्द आपको दिख रहा होगा, तो ये नया शब्द नहीं है, ये हमारे ग्रामर पोर्शन यानी व्याकरण प्रकरण में जब आप पढ़ेंगे तो व्याकरण में पढ़ेंगे, छंद तो उसमें आता है। छंद आप जानते हैं, इसमें दोहा, सोठा, चौपाई, ये सब आप जानते हैं। ताल क्या होता है? उसी में आता है कि मतलब किस ताल से बोलते हैं, मतलब उसका गाने का तरीका कैसा है पद्य का। और लय धुन जैसी होती नहीं है। और तुकबंदी मतलब जैसे आप पढ़े होंगे, आप कभी कोई चीज सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो लिखते हैं जय कपीस तिहुलोक उजागर। सागर और उजागर ये तुकबंदी होती है। जब आप पढ़ेंगे, हम छंद पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जान पाएंगे। और के बंधन, बंधन मतलब उसको बांध नहीं रखती है, मुक्त होता है। मतलब क्या होता है? अगर छंद, ताल, लय और तुकबंदी के बंधन से मुक्त जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? हमारी गद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। अर्थात गद्य वह रचना है जो छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त होती है, तो वह रचना गद्य कहलाती है। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि गद्य क्या होता है, तो आप उसको जवाब दीजिए, गद्य वह रचना है जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना जो होती है वो क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। अब इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, इसका अगर बात करें, जस्ट उल्टा अगर इसको देखें तो वो क्या कहलाएगा? लेकिन हाँ, एक चीज और, गद्य जो होता है विचार पूर्ण होता है। क्या होता है? विचार प्रधान होता है। गद्य क्या होता है? विचार प्रधान होता है, क्योंकि गद्य में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। और पद्य में क्या होता है? मनोभाव, मन के भाव। ठीक है, अभी अब देखते हैं आगे। जैसे ऐसी दूसरा देखिए, आपने गद्य कहलाता है, ये देखिए आपको गद्य कहलाती है। क्या कहलाती है? ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त रचना क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है, जो विचारपूर्ण रचना होती है। और उसका उल्टा देखें, अगर देखें, ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी के बंधन के साथ साथ, देखिए वहां मुक्त थी और यहां पर क्या था? साथ साथ है। तो यहां मुक्त है, यहां पर साथ साथ है। अर्थात मनोभाव, मन को विचारो, मन के भाव के अनुसार जो हम भाव को प्रकट करें, तो वो कौन सी रचना कहलाती है? पद्य रचना कहलाती है, अर्थात पद्य विधा कहलाती है। समझ पा रहे हैं इतना? अगर हम बात करें गद्य व पद्य की भाषा शैली की, बहुत काफी अंतर होता है। ये काफी अंतर हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं,
तो यात्रा करते समय जब हमारे मन में देखते हैं कि यहाँ का देखा ये अच्छा दृश्य था, वहां का दृश्य अच्छा था, तो दृश्य देखने के बाद आप उसको लिखने का जो कार्य करते हैं वो गद्य विधा से करेंगे। क्या करेंगे? गद्य विधा से करेंगे। तो वो क्या करते हैं? विचार करते हैं। किसी के बारे में विचार जब करते हैं तो वहां पर विचार प्रधान होता है। अगर इसी प्रकार जब मान लीजिए किसी सौंदर्य को बताना है, किसी सौंदर्यता को बताना है, सुंदरता को बताना है, सुंदरता को बताने के लिए आप लिखते तो हैं, लेकिन वो कविता में अगर उसको आप बताते हैं तो वो और अच्छा लगता है। ठीक है ना? तो कविता में और गद्य में दोनों में यही अंतर होता है कि वो छंद ताल लय से मुक्त होती है, ये युक्त होती है। ये बंधन के साथ साथ मनोभाव पर करती है, और बंधन से मुक्त और विचारों को भी वो करती है। अब अगला टॉपिक क्या हमारा इसमें देख रहे हैं? हिंदी का स्वरूप। हमारा क्या है? हिंदी का स्वरूप। तो हिंदी का स्वरूप बताते हैं इसके बाद। जैसा हिंदी का स्वरूप हम बता रहे थे, हिंदी का स्वरूप जो होता है, देखिए हिंदी का स्वरूप हमारा क्या है, हिंदी के स्वरूप में नजर डालते हैं। देखिए यदि इतिहास पर ध्यान दें, अगर इतिहास पर नजर डालते हैं तो जो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतवासियों के लिए ही किया गया था। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारतवासियों के लिए किया गया था। और किसने किया था? तो हमारे इनकलाब साहब, जानते हो इनकलाब जो है, इकबाल, इकबाल। तो इकबाल ने क्या कहा था? इकबाल ने एक बार रचना कही थी, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपने पढ़ा ना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अर्थात हिंदी हमारी भाषा को उन्होंने भारतवासियों के लिए बताया था। हमारे जो वतन है हिंदुस्तान हमारा के द्वारा ही भारतवासियों में एकता को स्थापित किया था। इकबाल साहब ने क्या किया था? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने क्या किया? भारतवासियों में एकता स्थापित करने के लिए हिंदी का नारा दिया था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद क्या कहते हैं? जैसे कि आप बोलते हैं कि हमारी हिंदी भाषा क्या है, तो हिंदी भाषा कोई बोली है कि भाषा है? तो ये केवल एक बोली नहीं है और ना ही अकेली एक भाषा है। ये देखिए क्या है, ये हिंदी कोई अकेली बोली या भाषा नहीं है, क्योंकि विभिन्न बोलियों अथवा भाषाओं का समूह है। हमारी जो हिंदी है विभिन्न बोलियों अथवा भाषाओं का क्या है? समूह है। विभिन्न बोलियों और भाषाओं का समूह है, जो वर्तमान में जो भाषा हिंदी के नाम से जानी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं अकेली हिंदी हमारी काम आती है, तो हिंदी में कई बोलियां भी आती हैं, कई भाषाएं आती हैं, कई उपभाषाएं आती हैं। जैसे कि अभी देखती है वह 8 बोलियां हमारी हैं। क्या हिंदी कितनी बोलियां हैं? 8 बोलियां हैं। कौन कौन सी बोली है? एक जैसे ब्रज बोली हो गई, दूसरी क्या हो गई? खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। एक बुंदेलखंडी बोल जाए, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई, अवधी हो गई, और क्या है? बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी रचना किस बोली में है, अवधी में है कि खड़ी बोली में है कि ब्रज भाषा में है। ये सब रचनाएं तब पता चलेगी कौन सी भाषा शैली में लिखी हुई है। ये हमारी 8 क्या हो गई? बोलियां हो गई। 3 क्या हो गई? उपभाषाएं हो गई। उपभाषाएं में कौन कौन सी आएंगी? पहाड़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, बिहारी हो गई। ठीक है ना? रिपीट करते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक बार रिपीट करके भी देख लेते हैं। यदि इतिहास पर नजर डालें, हिंदी शब्द का प्रयोग भारतवासियों के लिए ही किया गया था और सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति का नाम मशहूर सुप्रसिद्ध शायर इकबाल। उन्होंने क्या कहा? हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है? उन्होंने कहा कि ये नारा देने के बाद, ये करने के बाद उन्होंने भारतवासियों में एकता स्थापित की थी। क्या की थी? भारतवासियों में एकता स्थापित की थी। और अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, हिंदी कोई एक भाषा नहीं है या ना एक बोली है। अगर बात करें तो हिंदी कई भाषाओं या बोलियों का क्या है? समूह है। क्योंकि वर्तमान में जो भाषा हिंदी को के नाम से जाना जाता है वो अकेले कार्य नहीं करती, उसमें कई चीजें, जैसे देखिए हम वह 8 बोली, कितने बोलियां मिलती हैं इसमें? 8 बोलियां आती हैं, 3 उपभाषाएं आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी क्या है? 8 बोलियां हैं। और हमारी 3 उपभाषाएं, पहाड़ी कौन सी, राजस्थानी कौन सी है, बिहारी। अब इसमें और पढ़ेंगे, इसमें पश्चिमी कन्नौजी इसमें आती हैं, इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। ठीक है? कुमाऊं आती है, मुकावनी आती है, इसमें कई पहाड़ी भाषाओं में आती हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला पॉइंट टॉपिक जो हमारा है, इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का, हिंदी का स्वरूप हो चुका है। अब पढ़ते हैं इसके और आगे पॉइंट में, पॉइंट करके। ठीक है?
हाँ देखिए, उसके बाद हम पॉइंट जो है, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली खड़ी बोली ही हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित है, जो वर्तमान में परिनिष्ठित रूप है। हिंदी का परिनिष्ठित रूप क्या माना गया? देखिए, हिंदी परिनिष्ठित हो गई, परिनिष्ठित रूप ले ली हिंदी, साहित्य में प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा हो गई वो हमारी कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली ही हिंदी भाषा पर निश्चित रूप ले ली है। तो अगर कोई पूछता है आपसे, क्वेश्चन बनता है कि परिनिष्ठित रूप हिंदी का क्या कहलाता है, तो खड़ी बोली कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ी बोली कहलाती है। तो अब देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली खड़ी बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित, जो वर्तमान में परिनिष्ठित रूप से हिंदी साहित्य में प्रयोग किया गया है, जो राजभाषा को सुशोभित करती है। अर्थात अब आपके दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। कोई इसको नहीं कह सकता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम आपको भाषा चैप्टर जब पढ़ाए थोड़ा बहुत बताए भी थे। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? यदि भाषा रूपों के विभिन्न विकास दृष्टि से डालें तो गद्य के स्वरूप का विवेचन किया जाए तो हमको इनको 3 तरीके से देखा जाए। क्या देखें? गद्य को लिखते भी हैं तो 3 तरीके से लिखते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब क्या होता है? जिसमें वर्णन किया जाए। क्या किया जाए? ढेर सारा वर्णन किया जाए, बताया जाए। वर्णन का मतलब क्या होता है? जैसे आप इतिहास किसी के बारे में लिखते हैं, इतिहास क्या करते हैं? इतिहास छोटा सा तो बताया नहीं जाता है, इतिहास ढेर सारा होता है। कब से आदमी, पहली संस्कृतियां क्या थी, पहले लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, ये सब क्या करते हैं जब बताते हैं। तो इतिहास कहते हैं ना, इतिहास मत पढ़ाओ, बहुत इतिहास बोरियत होता है। तो इतिहास मतलब थोड़ा सा वर्णनात्मक, वर्णन करने वाला होता है। जीवनी क्या होती है? जीवनी के बारे में, भाई कैसा व्यक्ति था, कैसे रहा, कैसे जिया, ये जीवनी जो होती है इसके बारे में। यात्रा। यात्रा का मतलब आपने यात्रा किया तो आप यात्रा में क्या क्या देखे हो, कैसे देखे हो, क्या वहां पर हुआ था, उसका माहौल कैसा था, मतलब वर्णन करने की बात जहां पर आती है तो वो क्या हो जाता है? वर्णनात्मक रूप कहलाता है। विवेचनात्मक रूप क्या कहलाता है? विवेचनात्मक, जिसे विवेचन करना है, मतलब विवेचना करनी हो, मतलब बिना सोचे समझे का आप बता नहीं सकते किसी चीज के बारे में। अर्थात विज्ञान। विज्ञान को ऐसे वर्णन करोगे क्या? इसका एक कंसेप्चुअल होता है, मतलब कंसेप्ट होता है, मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांतवाद चीजें होती हैं। अगर सिद्धांत पे आधारित होता है तो विवेचनात्मक बोलते हैं उसको। सौंदर्य शास्त्र मतलब क्या होता है? सौंदर्य का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में अगर वर्णन करोगे, ढेर सारा तो वर्णन, सौंदर्य कितना बता सकते हो सौंदर्य के बारे में? सौंदर्य शास्त्र है तो उसके बारे में थोड़ा समझकर बताएंगे। आलोचना, किसी बारे में। अब आलोचना क्या होती है? यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं आलोचना मतलब बुराई भी होती है, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं होता, मतलब किसी चीज को पढ़कर उसके बारे में उसके निष्कर्षों को निकालना ही आलोचना कहलाता है। ठीक है ना? उसके बाद दर्शन विधि क्या होती है? अगर किसी के बारे में दर्शन करना है, दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी सब्जेक्ट को पढ़ करके आप किसी पाठ को पढ़ा, हम समझे कि इस चैप्टर में कहना क्या चाहता है, तो मतलब उस चैप्टर के बारे में हम दर्शन करने का मतलब ये उद्देश्य था उसका। और भावात्मक रूप में क्या होता है? भावात्मक, विवेचनात्मक हो गया, वर्णनात्मक हो गया, भावात्मक क्या हो गया? भावात्मक क्या? ललित निबंध होगा। ललित निबंध एक निबंध होता है। अभी जब निबंध के बारे में बताएं तो ललित निबंध क्या होता है, कैसे होते हैं, बता दिया जाएगा। गद्य गीत क्या होता है, ये भी बताया जाएगा। जब आपको ये विधाएं बताऊंगा मैं तब आपको बता दूंगा। नाटक, उसमें सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है ना? विश्व की सभी भाषाओं में पद का विकास गद्य से पहले हुआ है। यह सत्य बात है कि हमारा जो गद्य का विकास है और पद्य का विकास, तो गद्य का विकास पद्य के विकास के बाद आया है। क्योंकि पद्य जो है, क्योंकि पहले जो हुआ था, लिखित हमें साक्ष्य मिला नहीं करते थे। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, पहले के लोग गुरुकुल में पढ़ा करते थे, पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते, पहले के जो भी लोग हुआ करते थे, वो सारी चीजें कंठस्थ किया करते थे। जो चीजें कंठस्थ करते हैं तो क्या करेंगे? याद करके, अर्थात पद में गाया करते, गाने वाला। क्योंकि पहले के लोग आप गांव में देखते होंगे, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत तुरंत गाना बना लेते हैं, तुरंत श्लोक बना लेते हैं। ऐसी जैसी चुटकुले मतलब छोटे छोटे काव्य पाठ जैसे करना ही शुरू कर देते हैं, जैसे कि आदमी बोलते हैं, तो उस प्रकार इसमें सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये इसका मतलब, ये गद्य से पहले किसका विकास हुआ? हमारे पद्य का विकास हुआ। तो पहले के लोग यही सारी चीजें करते थे कि गद्य का विकास पद्य से पहले, पद्य का विकास गद्य से पहले हुआ था। जैसा कि आप लोगों को बताना जरूरी है कि जैसे कि हम लोग गुरुकुल में पढ़े ही थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, या पहले के जो लोग थे वो ऐसे चीजें करते थे। लेकिन आज के जमाने में अब क्या हो गया? लिखित गद्य के रूप में मिलने लगा सारी चीजें। लेकिन पहले जो विद्यालय में पढ़ाए जाते थे गुरुकुलों में, वो केवल बोलकर समझाया जाता था, रटाया जाता था, याद कराया जाता था, और उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता था। अब इसके बाद हमारा क्या है कि गद्य का, इसके बाद हेडिंग आपकी रहेगी गद्य की उत्पत्ति। गद्य की उत्पत्ति कहां से होती है, ये देखिएगा। हिंदी गद्य की उत्पत्ति। हिंदी गद्य की उत्पत्ति का मतलब गद्य कैसे सारी शुरुआत हुआ? तो हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाए। आविर्भाव का मतलब होता है जन्म। क्या होता है? जन्म।
तो अगर अब इसका जन्म माने तो 19वीं सदी में, कब से हुआ? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में कौन सा काल आया? नवजागरण काल आया। 19वीं सदी नवजागरण काल में हुआ। उस समय देश के मध्यकालीन रूढ़ियों, मतलब मध्यकालीन मतलब जो देखो मध्यकालीन का मतलब ये होता है जो मध्यकाल में घटित घटनाएं थी उनकी रूढ़ियों मतलब परंपराओं, मतलब होता नहीं कुछ परंपराएं पुरानी होती हैं तो उनको हमें मानना ही पड़ता है। घर परिवार में भी आपकी परंपराएं होती हैं, उनको मानना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार रूढ़ियों के मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। जो हमारा हिंदी गद्य था मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होना चाह रहा था। पहले के जो लोग कार्य करते थे उनसे हट करके नई कुछ नया, नवीन लिखा है ना, नवीन मतलब नया, नई सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात मतलब स्वीकार करना चाह रहा था। हिंदी गद्य की प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी अगर बोले जाए, अभी इसके सब वो लिखवा दूंगा, क्या नाम है, कौन से रचयिता कौन सा पहले आया था ये बता दूंगा अभी मैं। राजस्थानी ब्रज भाषा में मिलता है। राजस्थानी गद्य सबसे पहले हमको मिला था 10वीं सदी के दान पात्र, पट्टे, परवानों, टीकाओं में अनुवाद ग्रंथों से मिला जाता है, मिलता है हमको। कहने का मतलब अभी पूछ रहे हो, दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये क्या होता है, कि ये देखो क्या होता है। जैसे आप कभी कभी कोई चीज पुरानी चीज देखिए, पट्टा क्या हुआ, जो लिखे पढ़ लिखे, जैसे मतलब कागज दस्तावेज नहीं होता कि आपके घर में क्या लिखा हुआ था, कि क्या कविता में लिखा होता है। अगर घर का कागजात में मिलेगा तो उसमें तो लिखा नहीं होता कविता में कि क्या लिखा गया हो, वो किस में लिखा होता है, वो थोड़ा सा तरीके से गद्य साहित्य में लिखा होता है। दान पात्रों में जो लिखा होता है कि मतलब दान पात्रों, इसमें क्या क्या किस लिए दान दिया जाए, तो दान देने के लिए आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। परवाना मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी के FIR नहीं होती, उस प्रकार से। टीकाओं का मतलब क्या होता है, उसमें जब लिखा जाता है, क्या मतलब क्या होता है इसका, कि एक मुख्य बिंदु बना करके कोई चीज लिखा जाए, उसका अनुवाद ग्रंथों में दिखा मिलता है। और ब्रज भाषा गद्य 14वीं सदी के आसपास की अगर बात करें तो कृष्ण भक्तिधारा कवियों द्वारा, कृष्ण भक्तिधारा क्या था, कृष्ण के को मानने वाले, कृष्ण के उपासक, कृष्ण भक्तिधारा के कवियों और भक्तों के उसके विकास और संवर्धन में विशिष्ट योगदान दिया था। संवर्धन और विकास में विशिष्ट योगदान दिया है। अगर अब इसके बाद देखिए, जो अब इसके बाद जो रचनाएं लिखाई जाएंगी वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचनाएं होगी। हाँ देखिए, अभी जो आप इतिहास पढ़े हैं उन इतिहासकारों ने क्या क्या रचनाएं की, कैसे की, भी नाम तो आपने देखा होगा, लेकिन 17वीं सदी में लिखी गई रचनाएं आपको हैं। और आपने एक चीज और देख लिया होगा, महत्वपूर्ण रचनाएं 100% इसी में से पेपर में आएंगी। जो आपके 10 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के गद्य साहित्य का इतिहास जो आता है ना, ऐसी रचनाओं से मिलता है। देखिए जैसे मैंने लिख दिए हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ। आप लोगों ने ले लिया होगा। देखिए अब जैसे गोस्वामी विठलनाथ, ये रचना इंपॉर्टेंट है, ये भी है। श्रृंगार रसमंडन गोस्वामी विठलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ की 2 रचनाएं हैं। अगर 84 हो वैष्णवन की वार्ता हो, चाहे 252 वैष्णवन की वार्ता हो, अगर वैष्णवन की वार्ता आ जाए तो समझ ले दोनों किसकी रचनाएं हैं, गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। अगर तीसरी बात करें नाभादास की, तो नाभादास की अष्टयाम रचना है। किसकी रचना है? अष्टयाम नाभादास की रचना है। बैकुंठमणि शुक्ल की जो रचना है, अगहन महात्म और बैसाख महात्म, अगहन महात्म और बैसाख महात्म। और तीसरा अगर चौथा देखें, लल्लू लाल की रचना जो है माधव विलास ज्योतिश्वरी ठाकुर, इसकी रचना क्या है? वर्ण रत्नाकर। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लिखा गया है। हिंदी गद्य साहित्य का रचना पहली मिली थी, ये भी जान लीजिए, गद्य साहित्य की रचना भी मिली थी, इसी को बोलते हैं। ये आगे पता चलेगा रचना। और विद्यापति ने क्या लिखा था? कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा था। और राम प्रसाद निरंजन ने क्या लिखा था? भाषा योग वशिष्ठ लिखा था। और दौलत राय विरंचित ने लिखा था पद्म पुराण लिखा था। ये रचनाएं जो आपकी है ना, ये आपके जो एक नंबर वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है, उसी में से रचनाओं में से, इसी में से आएंगी सारी रचनाएं जो बताई जा रही हैं आपको, ठीक है ना। देखिए मथुरानाथ शुक्ल द्वारा जो लिखा था पांचांग दर्शन लिखा था उन्होंने। सदा सुखलाल ने क्या लिखा था? सुख सागर लिखा था। देखिए आप किससे पता चल जाएगा? सुख सागर, सदा सुख अर्थात सुख सागर से पता चल जाएगा। सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल रचना है। ईसा अल्लाह खां, रानी की एतकी की कहानी। लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर।
लल्लू लाल की रचना क्या है? प्रेम सागर। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकोत्पाख्यान। अर्थात ये देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना इसमें 100% तो है, लेकिन ये ज्यादा नहीं, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, ये वाली रचना ज्यादा होती है। ये रचना ज्यादा रचनाएं जो लिखी हैं जिनमें टिक लगा, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं तो है, लेकिन ये मोस्ट से मोस्ट है ये, ठीक है। जटमल, ये रचना, जो जटमल की रचना क्या है? गोरा बादल की कथा। जो गोरा बादल की कथा। डॉक्टर नागेंद्र, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, साहित्यकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। कविगंग, चंद छंद वर्णन की महिमा। कविगंग रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा। तो आपकी जो रचनाएं आज इतनी बताई गई हैं, ये रचनाएं आपके लिए मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। तो आप लोग ये जो रचनाएं हैं इनको अच्छे से एक जगह लिख करके आप चिपका सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं, और यही रचनाएं आपके पेपर में भी आएंगी। इसी प्रकार की रचनाएं आपको और बताई जाएंगी। बस आज की क्लास में इतना ही रहेगा, लेकिन आप याद ध्यान दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको लाके हम देंगे, ठीक है ना। हमारा जो आपका विश्वास, आपका सहयोग, हमारा विश्वास आपके साथ रहेगा, तो हम लोग और अच्छी से उन्नति करेंगे। जो आपसे वादा करते हैं वो पूरा कराएंगे। धन्यवाद।